अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ असलात मलिक अपने नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, आज 4 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैसल कर रहे थे, वहाँ 2 बड़े अहम केसेस की समाअत हुई। एक मामला था डैम फंड का। ये डैम फंड के हवाले से 184(3) की सो मोटो प्रोसीडिंग साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने जो है वो इनिशिएट की थी। उनके बाद हम देखते हैं कि उस मामले को इतना ज़्यादा परसू नहीं किया गया। आज बेंच में क्या हुआ उस मामले पे, उस पे बात करते हैं। मेरे साथ हैं जुल्करनैन जो मौजूद थे कोर्ट रूम में। तो बहुत शुक्रिया जुल्करनैन। बताएं आज की जो डैम फंड के हवाले से जो प्रोसीडिंग थी, क्या उसमें हुआ और क्या जो आज मैटर क्या था जो लगा हुआ था? देखिए, बेसिकली फेडरल गवर्नमेंट ने और वापडा ने एक मुश्तरका दरख्वास्त दी थी जिसमें ये कहा गया था कि जो डैम फंड में पैसे आए हुए हैं वो हमें दे दें। ठीक है। वो उन्होंने बेसिकली पैसे मांगे थे। तो चीफ जस्टिस साहब ने इस पे पहले कहा जी मुझे जरा फैक्ट्स बताएं, ये डैम बन रहा नहीं बन रहा। तो उनको बताया गया कि जी डैम तो बन रहा है। ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा कि जी ये जो फंड था ये किधर से आया। तो फिर उनको बताया कि जी कोर्ट ने फंड एक वो कायम किया था जिसके तहत पैसे जमा होते रहे और वो फिर इन्वेस्ट होते रहे। ये फैक्ट्स उनको बेसिक बताए गए। तो उन्होंने कहा जी क्या आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट पैसे रख सकती है? तो आमिर रहमान साहब ने कहा जी बिल्कुल नहीं रख सकती। फिर काजी साहब ने कहा कि हमने बैरियर टाउन के केस में भी हमने पैसे जो है ना वो आए थे तो हमने वापस कर दिए थे सिंध गवर्नमेंट को और फेडरल गवर्नमेंट को। अपने सेक्रेटरी साहब को उन्होंने कहा जी ऑर्डर भी नहीं करें, लेकिन जितनी देर में ऑर्डर आया वो हेयरिंग आगे कंक्लूड हो चुकी थी। ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा कि जी ये जो हम केस सुन रहे हैं ये इम्प्लीमेंटेशन बेंच है। ठीक है। तो उन्होंने कहा जी इम्प्लीमेंटेशन बेंच की ये पावर बनाने की, इम्प्लीमेंटेशन बेंच बनाने की पावर कहाँ से ड्राइव की गई है? आइन में ये कहाँ है या कानून में कहाँ लिखा हुआ है जिसके तहत ये बेंच बना है? उस पे बैरिस्टर साद रसूल ने कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट अपना ऑर्डर इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। आर्टिकल 187 की सेक्शन 2 का भी कलम उन्होंने हवाला दिया था। तो उस पे काजी साहब साद रसूल वकील किसके? साद रसूल वापडा के वकील थे और वफाक की तरफ से आमिर रहमान साहब थे। तो इस पे उन्होंने कहा कि जी ये कितने अरब का ये प्रोजेक्ट है। तो मोमन डैम का बताया गया जी ये अमल दरामद पे उन्होंने सवाल उठाया कि इम्प्लीमेंटेशन बेंच। हाँ जी। लेकिन ये तो एक नया मामला चीफ जस्टिस काजी फैसल वो कि उनकी कंसिस्टेंट व्यू है कि वो कहते हैं अमल दरामद बेंच क्या होता है। लेकिन हम देखते हैं कि मैं 2009 से देख रहा हूँ कि हाई प्रोफाइल केसेस में अमल दरामद के बेंच बने। इवन यूसुफ रज़ा गिलानी को NRO केस में जो घर भेजा गया वो एक अमल दरामद का 7 रुकनी बेंच था जिस पे कंटेम्प्ट की कार्रवाई हुई। उन्होंने अमल दरामद, उसके बाद राजा परेश को कंटेम्प्ट का नोटिस हुआ और फिर उन्होंने ख़त लिखा और वो ख़त्म हो गया। इसके अलावा साकिब निसार साहब ने असगर खान केस में अमल दरामद का बेंच बनाया। फिर मज़े की बात है फैज़ाबाद धरना जजमेंट में कि अमल दरामद के हुए चीफ जस्टिस काजी फैसल ने जो 3-4 प्रोसीडिंग की और फिर पहले कमेटी बनी, फिर एक इंक्वायरी कमीशन बना और इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट भी आई। वो भी तो एक अमल दरामद बेंच था मेरा ख्याल है। अच्छा, मजे की बात सुप्रीम कोर्ट ने उसको बताया भी गया कि जी मुतअद्दिद एग्जांपल्स दी गई साद रसूल साहब की जानिब से कि जी माजी में इम्प्लीमेंटेशन बेंच सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देके बनाती रही हैं। तो उससे सिलसिले का एक तसलसल था जी। लेकिन वो उन्होंने कहा जी नहीं मुझे आइन से बताएं ये पावर कहाँ है। अच्छा, ये तो चले एक सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर देके बेंच बना दिया जिसका काम इम्प्लीमेंटेशन था, जैसे बैरियर टाउन के केस में था। वो उस पर फैसले पे अमल दरामद करवा रहा था, उसका जायजा ले रहा था। काजी साहब ने जो इम्प्लीमेंटेशन करवाई हैं वो रिव्यू जुरिस्डिक्शन में करवाई हैं। गवर्नमेंट आई कि हमारा रिव्यू वापस कर दें और उन्होंने शुरू कर दी, इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दी। वही आइन में कहाँ लिखा है? आप उससे हटके जो अपने मामले में फैज़ाबाद धरना के केस में तो मुझे ये लग रहा है कि कहीं एक और चीज आपको एग्जांपल देता हूँ। एक कंटेम्प्ट का इन्होंने केस शुरू किया था, ये मारगला नेशनल पार्क वाला। कंटेम्प्ट एप्लीकेशन थी और ऑल दो के वो कंटेम्प्ट बनते नहीं थी ऑर्डर के लिहाज से, लेकिन आपने लगा दी। उसके अंदर आपने मुनाल का रिव्यू अभी फिक्स नहीं किया था। सुनने और डिसमिस करने से पहले आपने इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट CDA से मांग ली जिसका ताल्लुक ही नहीं था उस केस के साथ। अच्छा, ये क्योंकि मुझे अच्छा इसमें है कि ये अब कल एक बड़ा अहम केस है चल रहा है रिजर्व सीट का। जी 12 जुलाई का फैसला है शॉर्ट ऑर्डर। अगर वो फाइनलिटी इख्तियार कर लेता है उस पे अमल दरामद की क्या सुप्रीम कोर्ट अब उस मामले को नहीं देखेगी? क्योंकि आप कह रहे हैं कि काजी साहब कह रहे हैं कि अमल दरामद नहीं। काजी साहब ने ये कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पे खुद इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकती। हम ऑर्डर देंगे, अगर उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता तो कंटेम्प्ट की जुरिस्डिक्शन हम इस्तेमाल करेंगे। अगर हम बैठ के इम्प्लीमेंट कराने लगे तो फिर कंटेम्प्ट वाले तो जो पावर हैं जो जुरिस्डिक्शन है वो तो इस्तेमाल ही नहीं हो सकेगी। ये लॉजिक वैसे मेरी समझ में नहीं आई मुझे। नहीं, वैसे एक बात ये भी है ना कि जब कंटेम्प्ट की कार्रवाई होगी तो मे भी जो रिस्पोंडेंट साइड है वो खुद ब खुद ही अमल दरामद करना शुरू कर देगी। सर अगर चले मान लेते हैं जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी का मामला था जी,
आपने उन पे कंटेम्प्ट लगा दी, उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया ऑर्डर, फारिग हो गए, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अगर परवेज अख्तर साहब ने वो उस वक्त भी खत ना लिखते, आप कंटेम्प्ट पे कंटेम्प्ट लगाए जा रहे हैं, ऑर्डर इम्प्लीमेंट फिर भी नहीं हो रहा, तो फिर आप क्या करेंगे? नहीं, लेकिन ये अब रिजर्व सीट का मामला है, इसमें मुझे लग रहा है कि मे भी अमल दरामद बेंच की ज़रूरत पड़े, कमेटी 2 रुकनी काजी साहब का डिसेंट हो वो बना दे, क्योंकि ये मामला अब अगला हफ्ता मज़ीद चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो फैसला आना है उसकी इम्प्लीकेशन बहुत ज़्यादा होनी है, और हुकूमत ने, इलेक्शन कमीशन ने उसको अमल दरामद नहीं करना। रिव्यू अगर रिजेक्ट होगा हुकूमत का, इलेक्शन कमीशन का, नून लीग का, तो फिर जो है अमल दरामद के लिए ज़ाहिर बात है एक तरफ जुडिशल पैकेज है, और मे भी अगर डिटेल जजमेंट उसका जो असर है वो ख़त्म कर रहा हो कि जी नहीं वो, तो उस पर अमल दरामद कुछ ना कोई तो करेगा ना, ऐसे ही तो नहीं पड़ा रहेगा जजमेंट, ऐसे ही तो नहीं रहेगा बिल्कुल। या फिर कंटेम्प्ट पिटीशन तो नहीं आप लगा के नोटिस करते रहेंगे, इम्प्लीमेंटेशन तो ऑर्डर की आपने करवानी है। अच्छा, उस सूरत में अगर ये इम्प्लीमेंटेशन बेंच बनता है ना, तो फेडरल गवर्नमेंट फिर एक दरखास्त लेके आएगी कि जी ये बेंच की तश्कील ठीक नहीं हुई। आपने नोट किया कि ये चीज पनामा में 3 रुकनी बेंच था जी, अमल दरामद, बिल्कुल। फिर फेक अकाउंट के केस में भी एक अमल दरामद बेंच, बिल्कुल बेंच था। तो ये बेंचेस क्या इस तरह चीजें चलती रही हैं? या तो मुझे ये एक बात की मलिक साहब समझ नहीं आ रही, कुछ भी एग्जांपल इम्प्लीमेंटेशन बेंचेस की मैंने दी, इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर से स्टार्ट कर लेते हैं, कुछ अभी आपने दे दी हैं। उन सारे जितने चीफ जस्टिस थे, जजेस थे, इजाज अफजल खान साहब ने अपनी जजमेंट में लिखा था बैरियर टाउन वाले की इम्प्लीमेंटेशन बेंच बनाया, उन सारों को आइन नहीं पता था, ये काजी साहब को पता। एक एंगल इसका नहीं, लेकिन इस पे ये भी है या वो सारे गैर कानूनी काम करते हैं। एक बात ये है कि इस पे क्या पता, लीगल अगर सवाल उठे, कोई अगर एक बेंच बनता है और उस पे, तो वो इम्प्लीमेंटेशन बेंच पे एक जजमेंट आ सकती है, जजमेंट अगर क्योंकि एक बात तो ठीक काजी साहब कहते हैं कि अगर इस पे कोई सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में कोई बात नहीं है, आइन में, कानून में कोई चीज़ नहीं है, एक ट्रेडिशन चलती आ रही है, और मजे की बात है किसी ने उस पर ऑब्जेक्शन भी नहीं किया, तो ये बात तो ठीक है कि उस पर कोई ना कोई तो असूल तो बनना चाहिए ना, कोई कानून के मुताबिक ही चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन ये तो आपको याद है खत में एक ऑब्जेक्शन ये भी लगाया था कि जी अब स्पेशल बेंच आपने कैसे बना दिया, स्पेशल बेंच तो बन ही नहीं सकता। अगले हफ्ते आयशा मलिक साहब है कि एक स्पेशल बेंच काजी साहब ने बनाया हुआ, वो कैसे बन गया कि वो जो उसका केस है प्लाटों वाला केस, प्लाटों वाला, हाँ नहीं वो मेरा ख्याल है पार्टेड मैटर था, तो इस वजह से भी मे भी हो सकता है। नहीं, नेक्स्ट वीक के लिए एक नया है, वो एक और केस में है, वो केस अचानक मेरे माइंड से निकल गया, सुबह मैंने लिस्ट में देखा, अगले हफ्ते के लिए वो सप्लीमेंट्री लिस्ट में एक स्पेशल बेंच है, उसमें आयशा मलिक साहिबा भी हैं, उस बेंच का हिस्सा है, वो तो इन्होंने ही बनाया। अच्छा, तो वो अगर खुद कहते हैं खत लिख के रूल्स में स्पेशल बेंच की गुंजाइश नहीं है, तो आपने स्पेशल कैसे बना दिया, खिलाफ रूल्स अपनी बेंच बना दिया, तो मतलब अच्छा, ऐसे तो नहीं है कि अच्छा फिर अमल दरामद पे सवाल करके काजी साहब ने मजीद हियरिंग में क्या वो अमल दरामद पे सवाल उठाए, फिर कहा कि जी हमें जरा कॉन्टेक्स्ट ही समझ नहीं आ रही, ये कैसे हो रहा है। फिर उनको कहा गया कि जी अब एक साइड की बात तो हमने सुन ली, अदर साइड को क्या नोटिस जारी करें। बैरिस्टर जफरुल्लाह साहब की दरखास्त थी, उन्होंने कहा जी उनको नोटिस करके बुलाते हैं, तो उनको अदालत को बताया गया कि जफरुल्लाह साहब तो इंतकाल कर चुके हैं गुज़श्ता साल, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं हमने किसी को तो सुनना है दूसरी साइड से। उस वक्त के जो अटॉर्नी जनरल थे उनको बुला लेते हैं। अच्छा। इरफान सदात खान साहब ने कहा जी रिकॉर्ड के मुताबिक, आमिर रहमान साहब ने कहा जी साबिक अटॉर्नी जनरल को अगर बुलाना तो इस तरह साहब साहब को बुला लें। इरफान सदात साहब ने कहा कि जी रिकॉर्ड में मुझे 2 अटॉर्नी जनरल नजर आ रहे हैं ऑर्डर शीट के अंदर। पहला जब ऑर्डर हुआ कि डैम बनेगा उस वक्त खालिद जावेद साहब थे, बाद में फिर वो आगे अपने अनवर मंसूर साहब, ठीक है, तो ये 2 नज़र आ रहे हैं। फिर कहा जी उनको बुला लेते हैं कि उस वक्त क्या कॉन्टेक्स्ट था ये जिसमें ये सारा कुछ हुआ था, वो आके ज़रा हमें ब्रीफ करें, और इस पे भी जो है ना अदालत की मुआवनत करें कि पैसे हमने किस अंदाज में गवर्नमेंट को वापस कर सकते हैं, और हम रख सकते हैं नहीं रख सकते। एडिटर जनरल ऑफिस से भी एक बंदा बुलाया कि वो ऑडिटर जनरल, तो ये कितने पैसे तकरीबन है इस वक्त बताया कोई? हमें बताया गया जी 20 अरब रुपए से ऊपर। अच्छा। जो रिकॉर्ड रजिस्ट्रार ऑफिस ने दिया, तो ये अब हुकूमत को चले जाएंगे। हाँ जी, काजी साहब की जो हिंट था, हाँ वो क्योंकि गवर्नमेंट, अच्छा ये पूछा फिर उन्होंने नईम मुख्तार अफगान साहब ने गालिबन उन्होंने कहा कि जी फेडरल गवर्नमेंट ये पैसे ले तो रही है, लगाएगी किधर ये बताइए, तो डैम फंड के लिए पब्लिक ने दिए। तो फिर उन्होंने कहा कि जी ये तो वापडा और हमारा तयशुदा है कि ये लगेंगे डैम के ऊपर ही, ठीक है, लगाने हमने उधर, लेकिन अभी हमें जरूरत है, हमें पैसे दे दें। इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, जो आखिरी प्रेजेंटेशन यहाँ पे हुई थी सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन वापडा ने दी थी, उनसे उस वक्त पूछा गया था बंदयाल साहब के दौर में कि जनाब ये पैसे आपको कब जरूरत होंगे,
सही। उन्होंने कहा जी अभी आप इन्वेस्ट करते रहे, इनको पैसे अभी बनते रहे, हमें आफ्टर 7 ईयर्स इसकी जरूरत पड़ेगी। 9 ईयर्स का प्रोजेक्ट है, 7 साल तक की फाइनेंसिंग हमारे पास है, उसके बाद हमें जरूरत पड़ेगी फिर हम आपसे ले लेंगे। तो अगर ये हुकूमत को भेजते हैं और हुकूमत कहीं लगा दे, ये भी तो एक जरा बड़ा मामला है। मेरा ख्याल है ऑर्डर में क्या पता ये लिखा जाए। हाँ, ऑर्डर में ये स्पेसिफिकली लिखा जाएगा। और वापडा ने इस खदशे का इजहार किया है। रसूल साहब ने कहा कि जी मैं इस चीज़ को सपोर्ट मशरूत करूंगा कि अगर ये पैसे वापडा को दिए जाएं और डैम पे ही लगें। उस पर उन्होंने कहा कि जी ठीक है, ये तो हम भी इंश्योर करेंगे। खुद गवर्नमेंट ने भी कह दिया मेरे मान साहब ने, ये सिर्फ डैम पे ही खर्च होंगे। अच्छा, तो ये मामला वहाँ पे आया था। उसके बाद फिर ये अटॉर्नी जनरल को बुलाया उन्होंने। अब लेट्स सी वो फॉर्मर अटॉर्नी जनरल को। अच्छा, और केस कब तक कर जानू? 3 वीक्स का उन्होंने टाइम दिया। अच्छा, कि 3 वीक्स में आके बताएं। चले अब देखते हैं कि 3 हफ्ते बाद क्या होता है। तो दूसरा एक मामला था इलेक्शन मैटर। वो बड़ा मलिक साहब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। वो क्या मामला क्या है? पीएपी भी 36 साल का कल्लात का। अच्छा, मीर जियाउल्लाह लांगू साहब यहाँ से कामयाब हुए और वजीर बने थे। किस जमात से है वो? आज़ाद है वहाँ वैसे बलूचिस्तान में? बाप से। अच्छा, बाप से, ठीक है। हाँ, वो वहाँ से कामयाब हुए। ठीक है। तो इस हल्के में 2 फॉर्म 47 थे। अच्छा, वैसे तो हर जगह पे ही हैं, लेकिन इस हल्के में ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में आके 2 हैं। फिर वो 2 कैसे थे कि शाह खावर साहब वकील थे लांगू साहब के। अच्छा, वो अनप्रिपेयर्ड थे। चीफ जस्टिस साहब उन्हें कहेंगे रिकॉर्ड से मुझे दिखाएं, वो रिकॉर्ड फरोलने कभी उन्हें चीज़ ना मिले, कभी क्या हो। तो जो सईद लांगू थे, जो जिन्होंने ट्रिब्यूनल में केस किया था और केस जीता और रीपोल का ऑर्डर हुआ, उन्होंने फिर अदालत को अपने सीएमए से बताया कि जनाब ये फॉर्म 47 9 फरवरी का है, इसमें सईद लांगू के 10,400 कुछ वोट हैं और जियाउल्लाह लांगू के 8,000 कुछ वोट थे। ठीक है। उन्होंने कहा जी इसमें 7 पोलिंग स्टेशन हमने बताया था जहाँ से इंतखाबी मटेरियल लोग उठा के भाग गए थे। ठीक है। वो डिस्प्यूटेड थे, वो हमने इलेक्शन कमीशन को बताया तो उन 7 को निकाल के फॉर्म 47 बन गया। अब आप सिर्फ एक चीज़ नोट करें, पूरे हल्के में से वोटिंग हुई, 7 पोलिंग स्टेशन निकाल के, एक के 10,000 एक के 8,000। उसके बाद ही वो उन 7 पोलिंग स्टेशन का नतीजा जब शामिल होता है बीच में, फॉर्म 47 नया इशू होता है कुछ दिन के बाद, लांगू साहब के हो जाते हैं, जियाउल्लाह लांगू साहब के 14,500 के करीब। ठीक है। और सईद लांगू जो पहले 10,000 पे थे, वो 10,000 से कुछ 400 वोट ही ऊपर जा पाते हैं। और अच्छा, उस पर इरफान सादात साहब ने ये सवाल उठाया। उन्होंने कहा जी आपको कोई हैरत नहीं हो रही, कोई अजीब नहीं लग रहा कि पहले आपको पूरे हल्के से 8,000 वोट पड़ रहा है, उसके बाद अचानक ये 7 पोलिंग स्टेशन से आपको 6,000 वोट पड़ जाता, दूसरे को खाली 400 पड़ता, जबकि पूरे थ्रू आउट वो जीता हुआ है सारे पोलिंग स्टेशन। नहीं, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, ये मामला तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाना चाहिए था, ये क्या है? ट्रिब्यूनल के फैसले के अलावा अपील आई हुई है यहाँ पे। तो ट्रिब्यूनल ने क्या फैसला किया? ट्रिब्यूनल ने रीपोल का ऑर्डर किया था ना सारा। हाँ जी, ट्रिब्यूनल ने कहा जी रीपोल करें और जियाउल्लाह लांगू साहब डी नोटिफाई हुए हैं। अच्छा, और यहाँ जियाउल्लाह लांगू साहब है? हाँ जी, जियाउल्लाह लांगू साहब अपील है। चीफ जस्टिस ने उनसे पूछा पहले कि जी हमें बताएं ये केस किस जुरिसडिक्शन में आया, तो उन्होंने बताया कि जी अपील है अंडर सेक्शन 155 ऑफ इलेक्शन एक्ट। ठीक है। तो वो फिर उन्होंने पढ़ के सुनाया। पहला ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल का पहला फैसला है जो फैसले के खिलाफ अपील आई। यहाँ पंजाब में अभी ट्रिब्यूनल ने काम ही नहीं शुरू किया और नहीं रोका। वही मैं कह रहा हूँ, बलूचिस्तान से अपीलें आना शुरू हो गई। हाँ, बलूचिस्तान से अपीलें आनी। अच्छा, फिर जब प्रॉपर वो जवाब नहीं दे पा रहे थे, उन्होंने कह दिया जी मैं सर गलती से फाइल से कौमी असम्बली की उठा लाया हूँ, तो जबकि केस में सूबाई असम्बली का। ऊपर से इरफान सादात साहब ने सवाल पूछा कि आपको ताजुब नहीं हो रहा कि पूरे हल्के से आपको 8,000 वोट पड़ रहा है, सिर्फ 7 पोलिंग स्टेशनों से आपको 6,000 पड़ रहा है, तो दूसरे को सिर्फ 400 पड़ रहा है, सिर्फ इन्हीं पे ही आप जीते हैं और पूरा हल्का ले गए। हाँ, तो दोबारा रीपोल हो जाए क्या पूरा सारे हल्के का? हालांकि मैं समझता हूँ जीते हुए उससे जाती है। अच्छा, इस पे काजी साहब ने पता क्या कहा? हाँ, हम सारा ये देख लेंगे, अगले हफ्ते रख लेते हैं और केस एडजर्न हो गया। अच्छा, और ये जो जियाउल्लाह लांगू, हाँ जी, वो किस पार्टी से? जियाउल्लाह लांगू मेरे ख्याल है बाप पार्टी से हैं। नहीं, जो यहाँ है वो कौन है? वो लांगू साहब ही है ना, क्योंकि ये दोनों लांगू हैं। ये दोनों लांगू हैं, एक सईद एक जियाउल्लाह लांगू। तो सईद किससे है? जियाउल्लाह लांगू, और ये उनकी जमात नहीं मुझे पता, लेकिन जहरी बात है बाप से ये है। बाप से ये है क्योंकि इनको ये वजीर से ये एग्रीव्ड आए कि जी मुझे डी नोटिफाई कर दिया गया, तो मुझे सस्पेंशन नहीं हुई। नहीं, सस्पेंशन नहीं हुई, क्योंकि ये भी वैसे बात माने सस्पेंशन पे बात इसलिए नहीं हुई कि जब क्वेश्चन एक ही आया तो शाह साहब ने क्या दिया जी मैं तो फाइल ही गलत उठा के ले आया हूँ। हालांकि ट्रिब्यूनल के खिलाफ जब भी अब जब उनसे पूछा जा रहा था कि जी कौन सा सफा खोलें, उन्होंने कहा जी मेरी अपील खोल लें। तो फिर अब मतलब मैं भी
आर्डर सस्पेंड भी एक दफ़ा हो जाए, दोबारा लीव ग्रांट, क्योंकि अमूमन ट्रिब्यूनल के फैसले जो भी हो उस पर एक दफ़ा सस्पेंशन आती है, फिर अपील बनती है। अब फिर इसमें एक नया इम्तिहान शुरू होगा काजी साहब का जी कि ये अगर स्टे ऑर्डर दे के एक वजीर को बहाल करते हैं तो कासिम सूरी भी तो स्टे ऑर्डर पे रहे हैं, तो फिर वो कि तो वो नहीं, मुझे लगता है ये जल्दी कर देंगे, लेकिन बलूचिस्तान इशू ही नहीं। लेकिन एक बात चले, अब इसमें मामला जो है अगले हफ्ते एडजर्न हो गया, ये 2 केसेस थे काजी साहब के पास। अच्छा, और अगले हफ्ते में काजी साहब के पास ना पंजाब का भी एग्री काउंटिंग का केस लगा हुआ है दोबारा। हाँ जी, वो पंजाब में समझी क्या कोई सूबाई सीट है, हाँ PP 106 है गालिबन, हाँ, उधर का कोई रिकाउंट का केस है, वो भी नून लीग के बंदे की दरखास्त है। लेकिन वो मेरा ख्याल है अब नहीं करेंगे, वो कहेंगे कि जी वो 9 फरवरी को तक आपने अगर दी है, 3 सीटें थोड़ी हो गई हैं, नून लीग को दे दी हैं। तो ये शायद पंजाब में भी कोई जरूरत पड़ेगी। पंजाब में नहीं जरूरत पड़ेगी ना, पंजाब में बंदे यहाँ चाहिए, जुडिशल पैकेज अगर आपने मंजूर, 23 सीटें नेशनल असेंबली में चाहिए थी ना, मतलब 23 सीटें यानी वहाँ 224 चाहिए। पंजाब की तो जरूरत नहीं है ना, पंजाब में क्या जरूरत है, वहाँ तो वो बैलेंसिंग एक्ट ही बने। वैसे मलिक साहब एक चीज़ है, एक सवाल आपसे है जी, वो कल एक एक्सप्लेनेशन आई जी असूलन तो ये आनी चाहिए थी कि जी मैं रिटायर हूँ, कोई एक्सटेंशन नहीं ले रहा, खबरदार किसने प्रोपेगेंडा किया हो। जी उन्होंने कहा जी वो मैं तो ले रहा हूँ, आप क्यों प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? पर्सन स्पेसिफिक नहीं ना, मतलब लेने से तो इनकार नहीं किया ना। बिल्कुल नहीं, देखें ये तरीका कर तब्दील करके हमारी यही इंटरप्रिटेशन थी कि वो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं 25 को 24 को रिटायर हो रहा हूँ। बिल्कुल, देखें अब उस दिन भी उन्होंने मुबम बात की थी, कल तो क्लैरिफिकेशन दे दिया कि भाई अकेले मैं नहीं लूंगा, सबको दे दो, साथ में भी ले लेता हूं। देखिए अब जुल्करनैन मामला ये है कि 13 जनवरी के बाद काजी फैसल साहब का हर फैसला जो हाई प्रोफाइल केसेस में है, इलेक्शन मैटर हो, पॉलिटिकल किसी का मैटर, वो अब इस तनाजुर में देखा जाएगा, जुडिशल पैकेज और कॉन्स्टिट्यूशन। 13 जनवरी हो, रिकाउंटिंग हो, मुबारक सानी में मौलाना फजल रहमान को चैम्बर में बुलाना हो, और कई लेवल प्लेइंग फील्ड हो या ट्रिब्यूनल को सस्पेंड करना हो, क्योंकि पंजाब में ट्रिब्यूनल अगर काम करें तो जो वो जज 6 लगाए थे मलिक शहजाद साहब ने मसला, तो ये अब हर इसको इस कंटेक्स्ट में होगा कि जुडिशियल पैकेज के लिए कि कंटेक्स्ट में चीजें देखी जाएंगी। आज एक और बेंच भी जरदारी साहब के करीबी आदमी को रिलीफ मिला। हाँ, लेकिन वो बेंच और था, काजी साहब नहीं थे, एक और बेंच मैंने कहा ना, डॉक्टर डिंशा वाला, जमाल मंदोखेल साहब की सरबराही में बेंच था, मुसरत इलाही साहिबा थी और शिदात मलिक साहब थे। शिदात मलिक साहब ने बड़ा वैलिड क्वेश्चन उठाया उसमें। नाइक साहब ने कहा कि जी उनकी बेटी की शादी है यूके में, तो उनको जाने दिया जाए। उन्होंने शायद ये भी बताया कि 2021 में बेल दी थी सुप्रीम कोर्ट ने इनको, डॉक्टर डिंशा को। उन्होंने कहा, मलिक शहजाद साहब ने उन्हें कहा जी ऑर्डर खोलें जरा बेल वाला, उसमें लिखा हुआ सुप्रीम कोर्ट ने कि आप अपना पासपोर्ट सरेंडर करेंगे। अब हम 3 साल बाद अपने ऑर्डर को रिव्यू कैसे कर सकते हैं? रिव्यू किए बगैर हम आपको पासपोर्ट वापस कैसे कर सकते हैं? लाली साहब ने कहा जी इन पे केस किया है, तो बताया गया कि जी वो आइकॉन टावर और वो उसका है बाग इब्न कासिम वाला। मजे की बात नैब ने कहा जी वो जाने दे जी, एक दफा के लिए कोई इशू नहीं है, हमें कोई इतराज नहीं है। लाली साहब ने कहा प्रॉपर्टी का केस है, वो कौन सा प्रॉपर्टी साथ लेके जा रहे हैं, तो जाने दें। देखिए मैं समझता हूँ कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का हर वो फैसला, चाहे वो 12 जुलाई का फैसला, हम कहते हैं ना कि 8 जजेस ने ये फैसला इस वजह से दिया कि जुडिशल पैकेज का रास्ता रोका जाए। अब ये जो फैसले आएंगे ना कि जरदारी साहब को नैब लॉ अमेंडमेंट्स का फैसला पहले एक सलामी देना, या ये डॉक्टर डिंशा या जो भी आप कह रहे हैं, ये जितने चीज़ें हैं ना, मैं अब बहुत से लोग अभी वकील बैठे थे, वो कहते हैं कि जी अब हर बात इस चीज़ में इस जाविये से देखी जाएगी कि यार इससे जुडिशल पैकेज और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की मंजिल है, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए ये वो चीज़ें होंगी, सब कुछ दागदार होगी। वो यही मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें होंगी। अब डॉक्टर डिंशा वैसे चले जाते नैब, लेकिन वो जो अब हालांकि बेंच भी वो नहीं है, फिर वो रिकाउंटिंग हो गई, तो ये सारी चीज़ें अब इसी में तनाजुर में जाएंगी। लेकिन क्या कह सकते हैं, मेरा ख्याल है कि मुझे जो लग रहा है कि कल की प्रेस स्टेटमेंट बगैर होमवर्क की नहीं आई होगी, सबको मालूम है कि अब पैकेज आने वाला है। और वैसे एक चीज़ और बता दें मलिक साहब आखिरी, फिर उसके बाद आप कंक्लूड कीजिएगा। कल की प्रेस रिलीज जारी की या आई डॉक्टर मुश्ताक के नाम से, सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस। जी। अब कोई जज वजाहत करे कि यार मैंने ये नहीं कहा था, तो समझ आती है सेक्रेटरी उनके भी पे कैसे वजाहत कर सकता है? तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट कर सकता है कि यार नहीं, लेकिन वो बात नहीं कही, लेकिन वो उनकी इंस्ट्रक्शन पे अमूमन ऐसा होता है कि तो वो खुद अपनी जारी कर देते। वो आपको याद जब ये जज थे तब खुद अपनी जारी करते होते थे ना, एक दफा पीआरओ से करवाई थी, वरना खुद अपनी लेटर लिख के जारी कर देते। वो याद होगा कि जब इमरान खान ने एक खत लिखा था दिसंबर में पिछले साल कि जी हमारे लेवल प्लेइंग फील्ड दें, हमारे साथ सिविल लिबर्टीज में ये हो रहा है, आप नोटिस लें, तो दूसरे दिन ही डॉक्टर मुश्ताक के जरिए एक प्रेस स्टेटमेंट आई थी कि जी ये तो
जो है वो इतने दर्जनों की तादाद में पीटीआई के वकील हैं और डायरेक्टली लेटर जैसे लिखा जा रहा है। हालांकि यही लेटर अभी मौलाना फजल रहमान ने लिखा है, मैं तो वेट करता रहा हूँ उसका भी कोई जवाब आएगा, प्रेस स्टेटमेंट नहीं आई। तो ये चीज़ें अब खैर वो चलती हैं, वो कोई इशू नहीं है, प्रोसीजर इशू है। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब जुडिशल पैकेज करीब है और ये सारा कुछ, लेकिन जो डिटेल जजमेंट है रिजर्व सीट में उसमें भी कुछ काफ़ी होना है। और मुझे लग रहा है कि अभी भी काई साहब ने कल जल्दी की है प्रेस स्टेटमेंट देने की, हालांकि लोगों को पता था कि जी जो हकीकत है, अब प्रेस स्टेटमेंट आ गई है और फिर कुछ ना हुआ तो फिर इनके लिए एम्बेरसमेंट हो गया। तो वो तो चल रहा है कि जी 13 जनवरी से लेके अब तक जितने फैसले हैं वो इस चक्कर में। पैगाम तो नहीं दिया गया था ਅਸੀਂ नहीं मेहनत करें तो पानी फिर आ जाएगा, मैं लड़ी नहीं। यही लग रहा है। नहीं देखें, ये मुझे लगता है ज़रूरत ही नहीं थी। हालांकि हमने उसको करेक्ट जो नहीं उसका उनका बता दिया था कि जी काई साहब ये कहना चाह रहे थे और वही उन्होंने प्रेस स्टेटमेंट एग्जैक्टली। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन। नाज़रीन, आपने सुना आज की सुप्रीम कोर्ट की जो 2 केसेस में कार्रवाई, और उसके बाद हमने बात की कि क्या जो ये जुडिशल पैकेज आ रहा है और जुडिशल पैकेज में चीफ जस्टिस काजी फैसल को 3 साल मिलते हैं, तो क्या जो जनवरी 13 के बाद जितने फैसले हैं उनको उसी तनाजुर में देखा जाएगा। क्योंकि ये मामला जो था जुडिशल पैकेज का, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का, ये इसकी पहली खबर जो है वो मार्च में ही दे दी गई थी कि जी जुडिशल पैकेज आ रहा है, चीफ जस्टिस का टेन्योर मुख्तस किया जा रहा है। उसके 1 महीने बाद ये हुआ कि जी हर जज को 3-3 साल उसकी रिटायरमेंट एज बढ़ाई जाएगी। तो फिर जो है वो जैसे मंसूर अली शाह ने वो बीच में वो जो आर्डर सस्पेंड कर दिया रिजर्व सीट में, जिससे मसला ख़राब हुआ। तो अब फिर एफर्ट पूरी है। जस्टिस इरफान सादात भी 4 रुकनी बेंच का हिस्सा है, काफ़ी ज़्यादा उनको अहमियत भी दी जा रही है। देखते हैं क्या होता है। इंशाल्लाह नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।